नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो दिल्ली दरबार सज चुका है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है, तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं और सवाल यही है कि क्या ये जो गुटबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सुलझ पाएगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश को लेकर ये सवाल है। क्या चल रहा है इनसाइड स्टोरीज की क्या है, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव द्विवेदी जी हमारे साथ। संजीव जी, दिल्ली दरबार में बैठक हो रही है, तमाम उठापटक भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनावी नतीजों के बाद देखने को मिली है। उसके बाद ये पहली बैठक ऐसी बड़ी हो रही है। क्या नतीजा निकलने की इस बैठक से उम्मीद की जाए? वो तो इस पे निर्भर करता है कि किस तरह के नतीजे की आप उम्मीद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं कोई बदलाव होना है या नहीं होना है, वो दोनों बातें जो हैं बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। लिहाजा ये बैठक जो है वो वैसे तो तमाम, चूँकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, नीति आयोग की बैठक हुई है तो उस संदर्भ में हो रहा है, लेकिन बैठक में सबों का ध्यान जो है वो उत्तर प्रदेश पर है। अब देखिए, इस प्रश्न के जवाब के पहले उस उदाहरण को याद कीजिए कि एक क्रिकेटर युवराज सिंह टेलीविज़न पर प्रचार करते थे तो कहते थे कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है, और जब बल्ला नहीं चलेगा, उनका प्रकारांतर से कहना यही था, तो फिर ठाठ नहीं रहेगा। तो इस बार के चुनावी नतीजों ने बल्ले की रफ्तार को थोड़ा थाम लिया। अब उसके नतीजे के तौर पर आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह असंतोष के स्वर भारतीय जनता पार्टी में, जो पिछले 10 साल अमूमन नहीं सुनाई पड़े, वो अचानक से आपको सुनाई पड़ने लगे हैं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो आप पहले नहीं सुनते। आप क्या सुन पाते कि कोई कह देगा, नया नया भारतीय जनता पार्टी में आया व्यक्ति, कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे, पब्लिक फोरम पर उन्होंने कह दिया। हालांकि पार्टी की बैठक थी लेकिन कैमरे मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए वहाँ पर, जो भी संदर्भ रहा हो, लेकिन वो जानते थे कि ये सबसे फेवरेट स्लोगन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका, और उन्होंने बोला इस बात को, धड़ल्ले से बोला। आप देख लीजिए कि कैसे बिहार में चेंज करना पड़ा नेतृत्व, और एक सरेंडर है ये। कोई बीजेपी की वजह से नहीं बदले गए हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के वजह से बदले गए हैं। क्या संदेश दिया जा रहा है अपने काडर को? डिमोरलाइज्ड तो नहीं हो जाएंगे, ये हमेशा एक खतरा है। डिमोरलाइज इन टर्म्स कि आप एक ऐसे व्यक्ति को बदल रहे हैं जिसको कि आपने साल भर का भी कार्यकाल नहीं दिया। बिल्कुल। जिसको आपने बनाया तो कहा कि लव कुश नीतीश जी के साथ क्यों रहे, वो लव रहेंगे तो कुशवाहा हम बनाते हैं नेतृत्व, और फिर आपने सरेंडर कर दिया। तो ये बल्ला वहाँ बिहार में चला है, बावजूद उसके ये होना पड़ा क्योंकि केंद्र की सरकार नीतीश जी के दम पर टिकी हुई है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज़ हैं। ये तो अरसे से बात चली आ रही थी। 2017 में उनको लगा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें हासिल की हैं तो दावेदारी उनकी बनती है, मुख्यमंत्री की। उनकी दावेदारी कटी क्योंकि केंद्र की पसंद मनोज सिन्हा हुए। लेकिन फिर जो बातें आई सामने, सबों को ये पता है, संघ के पसंद कहा जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ हुए और फिर वो मुख्यमंत्री बने, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वहाँ से चलती हुई बात आज यहाँ तक आ गई है कि वो जो 10 साल की नाराज़गी है वो ऐसे प्रस्फुटित हुई जब भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ की बैठक हुई थी। स्टॉक टेकिंग कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, उसमें वो कह गए कि आपका दर्द हमारा दर्द है कार्यकर्ताओं को। मैं भी पीड़ित हूँ, मैं भी दर्द में हूँ, अगर आप कार्यकर्ता दर्द में हैं तो। अब वो बात बढ़ते बढ़ते पिछले 10-15 दिनों के अंतर में दिल्ली पहुंच गई है। आज की तारीख में दिल्ली में सभी शीर्ष नेता मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के। इस बैकग्राउंड के साथ मौजूद हैं कि पिछली जितनी भी बैठकें लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ली हैं, संगठन से जुड़ी हुई बैठकें, उसमें उनके दोनों उप मुख्यमंत्री गैर मौजूद रहे हैं। या तो वो बुलाए नहीं गए हैं
या फिर पहुँचे नहीं हैं। और इन परिस्थितियों में जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी राज्य इकाई का, वो अगर इतना कंफ्यूज्ड और आपस में इतना खींचतान है और उस बैकग्राउंड में वो पहुंचा है दिल्ली से रास्ता निकल जाए, और दिल्ली क्या इस स्थिति में है कि वो रास्ता निकाल दे। क्योंकि कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को दिक्कतें हो रही हैं तो दिल्ली की उसकी भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता क्या 7 लोक कल्याण मार्ग के पास है, क्योंकि बैठक उन्हीं के द्वारा आज ली जा रही है। और ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि कोई लाइन आज तय हो पाती है क्या, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस तरह की भावनाएं अगर कहीं भी आ रही हैं तो उन भावनाओं के ऊपर वो एक विराम लगाए। अगर, क्योंकि चर्चाएं इस बात की खूब हुई कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और उस पर अब कोई दूसरा बैठ सकता है, इस बात की संभावनाएं लेकिन अब धीरे धीरे करके, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ी हैं तो कम हो गई हैं कि उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों से बाहर आएंगे कैसे? अगर ये खींचतान रही, उपचुनाव भी होने हैं, 10 सीटों के उपचुनाव के बाद क्या क्लियर होगा, तस्वीर क्या है, या फिर आज की जो बैठक हो रही है इससे कुछ निकलेगा जो उपचुनाव तक बात नहीं जाएगी? देखिए, उपचुनाव से पहले 29 तारीख से उत्तर प्रदेश में सत्र होगा और सत्र के पहले, जैसे कल बैठक भी रविवार को अखिलेश यादव ने बुलाई है अपनी बैठक, उन्हें एक तो चुनना है अपना उत्तराधिकारी जो कि वहाँ विधानसभा में जो विधानमंडल दल है उसका नेता होगा। पर ये बैठक केवल उसके लिए नहीं होगी, वो तो किसी नाम को उन्होंने तय कर रखा होगा और उसको वैसे भी वो अनाउंस कर सकते हैं। दरअसल इस बार हमलावर है विपक्ष, अपने आंकड़ों के साथ वो हमलावर है। ये आंकड़े तो उनके पास पहले भी थे, लेकिन एक जो नई घटना घटी है लोकसभा चुनाव के नतीजे के तौर पर, उसको लेकर के हमलावर है। तो विपक्ष तो हमलावर रहेगा, उसका धर्म है हमलावर रहना। लेकिन सत्ता पक्ष में ही एक ऐसा गुट है जो हमलावर है, ये विपक्ष जान गया है और अब वो अपनी ताकत को द्विगुणित मान रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया है। आप ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने के पहले जो कुछ अहम मुलाकातें होती हैं उसमें मुलाकात करते हैं पल्लवी पटेल से। अब प्रश्न ये है कि पल्लवी पटेल हैं कौन? पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की सहयोगी हैं। पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को उनकी सीट सिराथू पर 2022-21 के चुनाव में हराया था। अपने उप मुख्यमंत्री को जिसने हराया था उनसे मुलाकात उन्होंने की है। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या बातें हुई, किसी को नहीं पता, लेकिन जो संदेश जा रहा है उस संदेश के मायने समझिए कि कितना खटास और कितना बैर आपस में हो गया है। वरना अगर आपको मुलाकात भी करनी है, बातें भी करनी है, तो आप फोन पे कर लेंगे। मतलब सार्वजनिक तौर पे तो ये सार्वजनिक ये बात जो बाहर आ जाए तो फिर ये बात कैसी? तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के बैकग्राउंड में दिल्ली पहुंचा है ये मामला उत्तर प्रदेश का। अब आपको मैं शुक्रवार की बात बताता हूं। तो शुक्रवार को जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, केशव मौर्य भी दिल्ली में है, BL संतोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, उनकी मुलाकात होती है और वो खुद मिलने जाते हैं योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने केशव मौर्य से कम से कम सार्वजनिक मुलाकात नहीं की, ये बात खबर नहीं आई, फ़ोन पे बात किया हो तो अलग, लेकिन मुलाकात उन्होंने की। और जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर से तलवार जो लटकाने की कोशिश की गई थी, धीरे धीरे उसकी संभावना ख़त्म हो रही है, ये उसी बात का द्योतक है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है वहाँ योगी आदित्यनाथ, पर क्या उनसे काम चल जाएगा, इस पर मंथन होना है। वो तो ज़रूरत है, वो एक बड़ा वोट बैंक लेकर के आते हैं और इतना ही नहीं, अगर उनसे छेड़खानी की गई तो वो ताकत भी रखते हैं कि आपके एक बड़े वोट बैंक को वो तितर बितर भी कर दे सकते हैं। तो ये जो एक संतुलन है इसको बना कर रखना है। लेकिन जो PDA की भाषा आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भाषा बनी है, जो अखिलेश यादव इसका इस्तेमाल लोकसभा में सक्सेसफुल करने के बाद ऐलानिया कह रहे हैं कि विधानसभा में भी करने जा रहे हैं, इसका प्रत्युत्तर, इसका काट क्या है?
ऐसे में जबकि अपने आप को केशव मौर्य कहते हैं कि हम ओबीसी के नेता हैं और वो ये चाहते हैं कि जो गैर यादव ओबीसी मतों के ध्रुवीकरण का श्रेय भी उन्हें दिया जाए और जिम्मा भी उन्हें दिया जाए। श्रेय इसलिए दिया जाए कि 2017 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया था उनके नेतृत्व में, और जिम्मा भी दिया जाए क्योंकि मैं ही हूं जो इन छिटक गए वोटों को वापस ला सकता हूं। बस बात यहां पे है कि इस बात को स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व? क्या इस बात को योगी आदित्यनाथ को कन्विंस कर देगी? और अगर कर देती है तो भी राड़ रहेगा, और अगर नहीं कर पाती है तो चुनावी दिक्कत रहेगी। चुनावी दिक्कत तो रहेगी, लेकिन चुनावी दिक्कत के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये बैलेंस कैसे बना पाएगी? क्योंकि क्या जब दोनों नेता आमने सामने होंगे तब ये कहा जाएगा कि आप एक दूसरे पर जो चीज़ें कटाक्ष कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसको बंद करिए, ये जो सार्वजनिक तौर पर जो बातें आ रही हैं वो अब नहीं आनी चाहिए? क्या इस तरह से मामले को दबाकर शांत करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार दोनों नेतृत्व को ये एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो सामने वाला है वो गैर जरूरी है। सामने वाले को साथ रखकर आप 2027 नहीं जीत पाएंगे। ये ए कह रहे हैं बी के लिए और बी कह रहे हैं ए के लिए। तो केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे को अगर गैर जरूरी मानते हैं तो बीच का लाइन कहाँ है? जबकि ये गलती तो तीसरे की है ना। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव में दिक्कत होती है तो ये किसकी गारंटी का फेलियर है? अगर ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है और इसको शुरू करने वाला भी वो सी ही नजर आता है, क्योंकि उसी के साथ बैठक के होती हैं। मतलब एक बार तो बैठक होती है लखनऊ के अंदर, फिर वो जो बी है वो आ जाते हैं दिल्ली और फिर वहाँ बैठकों का दौर चलता है, फिर और तेज़ होती हैं चीज़ें। तो इसमें गलती अगर देखी जाए न्यूट्रल तरीके से तो सी की नज़र आती है। अब सी किस तरह से मैनेज करना चाहता है, उसकी क्या मंशा है, ये डिपेंड करता है कि इस मामले का सॉल्यूशन क्या निकलेगा। देखिए, केंद्र में सत्ता का आधार है उत्तर प्रदेश। ये किसी भी दल के साथ लागू होता है, ये बीजेपी के साथ भी लागू होता है। तो आज की तारीख में अगर दिल्ली इस बात को लेकर के खुश है कि वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने में सफल हो गया, तो प्रकारांतर से नुकसान तो अपना ही कर रहा है। वही चीज़ है, वो उस डाल पर कुल्हाड़ियाँ चला रहा है जिस पर वो खुद बैठा हुआ है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात में वो हैं कि किसी तरह से 2027 की नैया पार हो जाए और इन दोनों को एक पेज पर लाया जाए, जो कि पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक डेमो देने की कोशिश की गई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व की तरफ से कि आप हमारे बिल्कुल उस पर जो हम चाहते हैं वो करिए, नहीं तो फिर हम, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की यही दूरियां कही जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते किसी का, वो अपने तरीके से अपना मॉडल लागू करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली तो चाहेगी कि हमारे बिल्कुल कंट्रोल में रहे सब कुछ। नहीं, ये पुरानी बात हो गई कि वो अपने तरीके से चलाना चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने कोशिश की थी, पर धीरे धीरे वक्त जो है वो हावी हो जाता है। आपने देखा कई, उनके पास क्या था इस बार, क्या चीफ सेक्रेटरी उनके थे, या यूँ कहें कि वो क्या उस बार बार एक्सटेंशन जो दिया जा रहा था वो क्या योगी आदित्यनाथ की सहमति से था या किसकी सहमति से था, ये बात समझ में अभी तक नहीं आई है। क्योंकि अगर सहमति से था तो फिर अचानक से उनको हटा करके नए कैसे ला लिए गए चीफ सेक्रेटरी। डीजीपी साहब का अपना जो आचरण और भूमिका है वो क्या वो राज्य सरकार की मदद कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर लोगों को लगता है कि कहीं राजनीति हो रही थी क्या। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पूर्व अधिकारी थे, उसके बाद मंत्री बना दिए गए। वो क्या योगी आदित्यनाथ को मदद करने के लिए गए थे या वहाँ पर वो उनके लिए परेशानी का सबब बनने गए थे। आज अगर केशव मौर्य की एक तरह से कह लें बगावत है ये, भाई उनके सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए, हाँ उनके लिए, तो ये स्वयं की ताकत से है या फिर कहीं से उन्हें ऊर्जा बूस्ट कंप्लान कहीं पिला रहा है कोई, क्योंकि वो तो अपनी सीट हार गए हैं तो उनकी ताकत सीमित हो गई है उसी राज्य में।
तो कोई ना कोई है। तो ऐसा लगता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अपनी चला पाए। वो शुरुआत में रहा था, कुछ इमेज उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, वो चला नहीं पाए उस तरह से। अब देखिए, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है स्वीकारने में कि योगी आदित्यनाथ वैसे तो हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं, पर जो चुनावी गणित होता है आंकड़ों का, उसमें योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में क्षरण हुआ है। जो 72-73 सीटें थी वो 62 हो गई थी। वजह जो भी आप गिना लें, सपा बसपा 7 हो गई और जो भी कहना है, उसी प्रकार वो 72 से 62 हो गई और 62 से 33 हो गई। वजह जो भी कह लें कि भाई मुस्लिम एक तरफा वोट दे दिए, ये सब वजह है, डिटेल है। लेकिन वो जो विधानसभा का जब उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है वो तो अच्छा लगता है। नहीं तो विधानसभा में भी आ जाइए, 325 सीटें थी, वो 250 हो गई। हाँ, और ये 250 तब हुई हैं जब नेतृत्व उनका था, 325 तब थी जब वो एक समाहित नेतृत्व था, जिसमें केंद्र की भी अपनी एक इन्वेस्टमेंट थी। मोदी जी पहुँचे थे, केशव मौर्य भी लगातार एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे। खुद योगी जी बहुत बढ़िया एक पोस्टर बॉय है, प्रचार करते हैं, और वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी भेजे जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो वो भी थे। तो वहाँ सबका सम्मिलित प्रयास 325। लेकिन उसके बाद जब योगी जी के खुद के अंदर ये चुनाव हुए तो वो आंकड़ा कम गया, इसलिए आंकड़ों के लिहाज से वो घटे हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कोई भी हो, कोई भी नेता रहे, वो मतलब बार बार अपना ग्राफ ऊपर ही ले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई योगी आदित्यनाथ के केस में अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वो शिवराज सिंह चौहान के में क्यों नहीं थी? 10 साल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते रहे, तो 10 साल तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक राज्य में बीट करें योगी आदित्यनाथ। 10 साल तक तो अखिलेश यादव वहां पर ज्यादा वो कर रहे थे, मतलब देखिए उनका जो एक्टिवनेस था वो ज्यादा था। मतलब बाकी आप विपक्षी नेताओं को देखेंगे तो वो इतने एक्टिव मुझे नजर नहीं आते हैं जितने यूपी बिहार में, खास तौर पे जितने बिहार में भी नहीं। लालू प्रसाद यादव हालांकि अब वो उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो इतना एक्टिव रह नहीं सकते, लेकिन तेजस्वी उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते जिस तरह अखिलेश यादव अपने हर बात को लेकर वो जो है कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इसके लिए, तो अखिलेश को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। देखिए, मायावती के साथ जाना एक एक्सपेरिमेंट था। अब फिर से उन बातों को स्वीकार कर राहुल गांधी का हाथ पकड़ना एक था कि आप 2017 में मात खा चुके हैं, बावजूद इसके आप एक साथ आ रहे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंटल नेता तो कहेंगे उनको। और वो एक विनिंग फार्मूला का वो एक उनकी जो तलाश है वो चल रही थी बाकायदा, जो अब जाकर शायद मिली है। देखिए, अकेले आज की तारीख में अगर कांग्रेस और सपा लड़े तो शायद माकूल नतीजे नहीं आएंगे जिस तरह से आ रहे हैं। तो ये विनिंग फार्मूला इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश और उत्तर प्रदेश की सियासत में अब राहुल की वक्त भी बढ़ी, तो दोनों का मिलकर के जो स्वरूप सामने आया है उसने हिला दिया। और तीसरी बात ये हुई है कि बीएसपी की जो स्थिति थी वो और कमजोर हो गई है। आपको झोंकने से नहीं डरते हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो अपनी पार्टी को और बढ़ाने के लिए वो विधानसभा लोकसभा छोड़ देते हैं, और फिर जब लोकसभा आता है तो वो फिर विधानसभा छोड़ के फिर लोकसभा जाते हैं। मतलब वो निरंतर उस चुनाव में अपने आप को दिखाने के लिए, नेतृत्व का एक कॉन्फिडेंस है। हाँ। ये नेतृत्व का एक कॉन्फिडेंस है जो कि दिखाई पड़ता है, उनके केस में दिखाई पड़ता है। और मैंने पाया है कि बड़े ओपन होकर के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट कहते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि भाई ये मॉनसून ऑफर दिया था 100 का, अब मैं विंटर ऑफर भी दे रहा हूँ, विंटर डिस्काउंट। तो इस तरह से वो पॉलिटिक्स बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश की साध ले रहे हैं। वो जो पीडीए का उन्होंने फार्मूला बनाया, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था और सभी नेताओं की ये जिम्मेदारी थी कि अपने अपने राज्यों में वो अपने अपने फार्मूले बनाएं। तो हमने बना दिया है फार्मूला, अब वो हमारा चल रहा है फार्मूला, उसकी काट ढूंढनी है। असल कहानी यहाँ पे केशव मौर्य और आदित्यनाथ की लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि वो पीडीए की काट है क्या, और भारतीय जनता पार्टी के पास लड़ाई, मान लीजिए कि चलिए ठीक है, दोनों गलबहियाँ करते हुए निकले बाहर। योगी आदित्यनाथ को मैं अध्यक्ष मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हूँ, वो कह दिए कि हम आपको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार हैं, पर प्रश्न ये है कि उसका काट क्या है जिस तरह से उन्होंने अपना पीडीए बना लिया है, और क्या केशव मौर्य इस स्थिति में है कि वो जोड़ लेंगे सबों को। इसी का आकलन करना है, और ये आकलन बहुत भारी है केंद्र के लिए, बहुत भारी, क्योंकि समय बहुत कम है।
समय इन द सेंस कि उपचुनाव आपके एकदम सामने है और उपचुनाव मूड सेटर होगा। अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रजिस्टर कर लेती है तो 2027 के लिए आप ये समझिए कि फिर से वो फाइट में है। लेकिन अगर गलती हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नहीं प्रदर्शन कर पाती है तो ये मूड सेटर 2027 के लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2027 तक की जो राजनीति होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए यही कहा जा सकता है कि बैकस्लाइड जो होता है वो उस तरह की, जब तक कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है। क्योंकि आप 2 लगातार चुनाव में फिसल गए तो मान करके लोग ये चलेंगे कि अगला जो चुनाव होने जा रहा है आप फिसल ही जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का देखिए दिक्कत ये है कि केवल असर उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश का ही असर है जो सारे देश पे पड़ रहा है। वही 30-35 सीटें अगर बीजेपी ने अखिलेश से झटक ली होती तो आज बहुमत में होते। उन्हें 400 आता ना आता, अगर वो बहुमत में होते तो उनकी भाषा आप देखते। लेकिन वही 30 सीट जो अखिलेश ने झटक ली तो आज उसी 30 सीटें तो बिहार का तो है। अब यूपी में अखिलेश ने उधर सीटें अपनी अच्छी खासी जीती हैं, उधर बिहार में नीतीश कुमार ने होल्ड करके रखा हुआ है केंद्र सरकार को कि हम देखिए हम इतनी सीटें जीत के लाए हैं। हम एक तरह से हावी होते हुए वो नजर आते हैं। चंद्रबाबू नायडू होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति जिस तरह से नीतीश कुमार ने साधी उस तरह से लगता है कि यूपी और बिहार कितना इंपॉर्टेंट है राजनीति में। अब ये बैठक हो रही है तो इससे क्या नतीजा निकलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। न्यूज़ 24 पर हम आपको इसकी सारी अपडेट देते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है इस विषय पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शो कैसा लगा ये भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।